Hello friends, today I will give you a brief information about novel coronavirus. नोवल कोरोना वायरस जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसके कारण जो है एक डिज़ीज़ जो है हमारे सिस्टम में फैल रही है बहुत ज़्यादा। इसके कारण जो है काफ़ी जो है लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट हुए हैं और जो है इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है पीपल्स को। और इट इज़ कोविड-19, इट इज़ अ पेंडेमिक डिज़ीज़। इट्स स्प्रेड ओवर वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने वाली डिज़ीज़ को पेंडेमिक डिज़ीज़ कहा जाता है। और हम आज ये देखेंगे कि जो नोवल कोरोना वायरस है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये देखेंगे हम। इसके अलावा इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो इन्फेक्शन में भी काम आएंगे। जो है इसका जेनेटिक मटेरियल किस तरह से होता है और ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा बॉडी में कौन कौन से वर्स्ट कंडीशन हो सकती हैं इसके कारण। इसके अलावा जो है कौन कौन से सिम्टम पेशेंट के अंदर दिखाई दे सकते हैं, उनका डायग्नोसिस जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, प्राइमरी स्टेज पर डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है और जो है जो कन्फर्मेटिव टेस्ट हैं वो किस तरह से किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमको किस किस तरह का प्रिकॉशंस रखना होगा इसके लिए जो है वो भी हम देखेंगे। कौन कौन सी ड्रग्स इसके लिए यूज़ की जा सकती हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक नोवल कोरोना वायरस के बारे में और कोविड-19 डिजीज़ के बारे में। तो ये जो नोवल कोरोना वायरस है, इससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम होता है कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़ डिस्कवर्ड इन 2019। ओके, तो ये जो डिजीज़ है ये इस वायरस के कारण होती है, नोवल कोरोना वायरस। और जो ये नोवल कोरोना वायरस होता है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर में हमको पता है कि कोई भी वायरस जो है वो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से बना हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए या आरएनए होते हैं, आपको पता है। तो जो हमारा जो एक कोरोना वायरस है इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, जिसका जेनेटिक मटेरियल है वो जो है आरएनए होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इस तरह से जो ये वायरस है इसके ऊपर खूब सारे प्रोटीन जो है इसकी सरफेस पे अटैच हो सकते हैं। इन प्रोटीन्स में जैसे एक हो सकता है स्पाइक प्रोटीन, एक हो सकता है हीमोग्लूटिन प्रोटीन और एक हो सकता है एम प्रोटीन, एक हो सकता है ई प्रोटीन मतलब एनवलप प्रोटीन। ठीक है, और जो ये जिस सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन अटैच्ड है उस वो भी प्रोटीनेशियस ही है, वो भी प्रोटीन से बना हुआ है, इसको हम कहते हैं एनवलप। इसी तरह से इसके अंदर एक एनवलप और होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये तो इसके प्रोटीन्स हो गए और इस प्रोटीन के अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल कैसा है? जेनेटिक मटेरियल ये है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि इसका जीनोम कैसा जीनोम है? पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। तो ये नोवल कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर हुई जिसके कारण कोविड-19 डिजीज़ होती है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जिनमें कि स्पाइक प्रोटीन है, हीमोग्लूटिन प्रोटीन है, एम प्रोटीन है, ई प्रोटीन है और एनवलप भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोकैप्सिड भी, ये दोनों एनवलप्स हैं, ये भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर हैं। इनमें से जो ये स्पाइक प्रोटीन है और ये जो हीमोग्लूटिन प्रोटीन है ये दोनों हेल्प करते हैं इस वायरस की अटैचमेंट में।
यानी कि जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपको पता है ये जो है सांस के साथ जो है सीधे लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स को इफेक्ट करता है। तो लंग्स के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, अभी अपन देखेंगे कि लंग्स में कौन सी सेल्स को ये इफेक्ट करता है। तो उन सेल्स के अंदर ये जाकर के सेल के साथ अटैच हो जाता है। इसके जो ये प्रोटीन होते हैं, हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन और स्पाइक प्रोटीन, ये दोनों इसके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे जो है इसके अटैचमेंट में ये हेल्प करेंगे। तो ये सब इसके अंदर स्ट्रक्चर में होता है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे ये वायरस जो है, जब कोई पर्सन इससे इन्फेक्ट होगा इस वायरस से, तो वो किस तरह से उसके लंग्स में जाएगा और किन सेल्स को वो इफेक्ट करेगा। तो हम उसको देखते हैं। ये लंग्स हैं, दिस इज एयर पाइप, दिस इज फूड पाइप, मान लो ये पर्सन जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया और वायरस जो है उसने इनहेल कर लिया या वायरस के कांटेक्ट में ही आ गया। अब क्या होगा, मान लो ये वायरस है, ये इसके कांटेक्ट में आया, हमको पता है ये इसका फेरिंग्स है, ये इसका नेज़ल कैविटी है। अब ये जो है कॉमन बक्कल कैविटी होती है, ठीक है। अब ये इसका एयर पाइप इधर हो जाता है और फूड पाइप इधर चला जाता है। ये जो है इसके इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। ये जो है इसका एयर पाइप है जो इसके लंग्स में जा रहा है। लंग्स हमको पता है कि एल्वियोलाई से बने होते हैं, बहुत सारी एल्वियोलाई होती हैं लंग्स के अंदर, उनसे ये लंग्स बने होते हैं। ये वायरस सीधा यहाँ से एंटर करके इसके लंग्स में एल्वियोलाई तक पहुँच जाता है। एल्वियोलाई में जाने के बाद में, अब एल्वियोलाई को हम थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये एल्वियोलाई की जूम स्ट्रक्चर है। अब जब ये वायरस यहाँ से एंटर करके यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ ये वायरस एंटर हो चुका है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये एल्वियोलाई जो है ये सराउंडेड रहती है दो तरह की सेल्स से। एक तो होती है, एक तो ये छोटी वाली सेल्स और एक ये बड़ी वाली सेल्स। इनको हम कहते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और ये बड़ी वाली सेल्स को हम कहते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ये दो तरह की सेल्स से एल्वियोलाई बनी होती है। अब ये वायरस क्या है, इन्फेक्ट करता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को। अब ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को कैसे इन्फेक्ट करता है तो इसको भी हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जैसे कि ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है। अब इस टाइप 2 न्यूमोसाइट पे ये वायरस जो है किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है, तो इस टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर। अब जब ये वायरस यहाँ पहुँचता है
तो इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, ये वायरस है, इसके ऊपर ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं ये इस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं ACE2 को, और इस वायरस का एंगल्फमेंट कर लेती है ये टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल। इसका एंगल्फमेंट जब हो जाता है तो एंडोसोम मीडिएटेड होता है ये, और जब इसका एंगल्फमेंट होता है तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस का वो साइटोप्लाज्म में आ गया है। कौन सी सेल में आ गया है? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के अंदर। यानी कि ये वायरस लंग्स में आया, लंग्स में एल्वुलाई थी, एल्वुलाई के अंदर 2 तरह की सेल्स थी, टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। तो इसने टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो है उस सेल को इन्फेक्ट किया है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर गया है। अब क्या होता है कि इस mRNA के साथ, ये हमको पता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है जो वायरस का है। इसके साथ अब 2 इसके फेट हो सकते हैं। एक तो ये राइबोसोम के साथ मिलकर के ट्रांसलेशन कर ले, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से कुछ प्रोटीन्स बनाए, और ये कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स बनाता है जिनको हम कहते हैं पॉलीप्रोटीन्स। ये पॉलीप्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीएजेस की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाते हैं। प्रोटीएजेस, उनकी प्रेजेंस में ये छोटे छोटे प्रोटीन्स के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं। कोई ऐसा प्रोटीन, कोई इस तरीके से प्रोटीन, कोई ऐसा प्रोटीन, कोई ऐसा प्रोटीन, इस तरह से अलग अलग प्रोटीन्स के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं। और ये पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो होता है, ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो कई सारे RNA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इस वायरस के जो है, इस वायरस ने अपने mRNA भी बना दिए हैं, इस वायरस ने अपने प्रोटीन्स भी बना दिए हैं। इन mRNA और प्रोटीन्स का वापस से असेंबल होते हैं, ये असेंबली हो जाती है इनकी, असेंबल्ड। और असेंबल्ड ये कहाँ पर होते हैं? गोल्जी बॉडी में। ये गोल्जी बॉडी में असेंबल्ड हो जाते हैं, और फिर गोल्जी बॉडी से ये वेसिकल के फॉर्म में जो है वापस से बाहर आते हैं, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल से बाहर निकल जाते हैं। एक्सोसाइटोसिस यानी कि वेसिक्यूलर फ्यूज़न, और इस वेसिकुलर फ्यूज़न से ये वायरस जो है अब बाहर आ जाते हैं। ये नए बेबी वायरसेस हैं जो और दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी है। अब हमने देखा कि वायरस ने जो है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को इन्फेक्ट किया सबसे पहले। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को जब इसने इन्फेक्ट किया है और जब इसने वायरस को जो है बाहर रिलीज़ कर दिया है, तो ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो है कुछ स्पेशल तरह के इन्फ्लामेटरी जो है सिग्नल प्रोड्यूस करती है, जिनको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। तो ये रही टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। जब इनको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है तो इनका जो है डिग्रेडेशन चालू हो गया है, वायरस जो है नए वायरस बन के बाहर आ रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करती है जिनको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी केमिकल्स। अब ये इन्फ्लामेटरी केमिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपको पता है कि ये एल्वियोलाई के बाहर की तरफ ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल मतलब हमको पता है कि हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कनेक्टेड होता है। यानी कि ब्लड जो है ये लंग्स हैं, लंग्स का ही तो पार्ट है ये। लंग्स से जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इसमें जो है
लंग्स में जो है इंसर्ट करा देते हैं और जो है ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होकर के आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह से जो है हम ये चीज़ें देखते हैं। तो अब क्या होता है कि ये इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, अब यहाँ पर जब थोड़ा सा इन्फ्लामेशन जैसा हुआ या इन्फेक्शन जैसा हुआ तो जो है मैक्रोफेजेस यहाँ पर पहुँच जाती हैं, मैक्रोफेजेस यहाँ पर पहुँच जाती हैं और मैक्रोफेजेस जैसे ही यहाँ पर पहुँचती हैं तो ये इन्फ्लामेटरी केमिकल्स इनको एक्टिवेट कर देते हैं, इन मैक्रोफेजेस को। जैसे ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होती हैं तो ये रिलीज़ करती हैं कुछ केमिकल्स को। कौन कौन से केमिकल्स को वो रिलीज़ करती है? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इनको ये रिलीज़ करती है। इसके अलावा हमको पता है जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो सेल्स इंटरफेरॉन्स को रिलीज़ करती हैं और अपने आसपास की सेल को ये बताती हैं कि इंटरफेरॉन रिलीज़ करके कि जो है वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, आप एंटीवायरल प्रोटीन्स को बनाओ और उन वायरस को डिग्रेड करने की कोशिश करो। तो वैसा भी होता है यहाँ पर, यानी कि कुछ जो है जो मान लो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं ये कुछ इंटरफेरॉन गामा वगैरह को रिलीज़, इंटरफेरॉन अल्फ़ा बीटा इनको रिलीज़ करती हैं दूसरी सेल्स के अंदर, वो एंटीवायरल प्रोटीन बनाते हैं। तो ये इंटरफेरॉन्स भी रिलीज़ किए जाते हैं सेल के द्वारा। इसके अलावा ये वाले केमिकल्स भी रिलीज़ किए जाते हैं। ये वाले केमिकल्स क्या करते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होते हैं तो ये ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होती हैं जिनको हम एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं, तो ये एंडोथीलियल सेल्स जो है इनके पास में स्मूथ मसल्स होती है। तो जब ये ब्लड वेसल के अंदर एंटर करते हैं तो स्मूथ मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होता है और एंडोथीलियल सेल्स जो है वो पास आने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन होने से वेजो डायलेशन हो जाता है। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक तो होता है वेजो डायलेशन और वेसिकल्स की जो ये कैपिलरीज हैं इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। तो मैं एक दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ ये चीज़। ये जो ब्लड वेसल थी, हमने देखा कि ये ब्लड वेसल के अंदर दो फिनोमिना हुए थे। एक तो वेजोडाइलेशन, यानी कि स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हुआ और वेजोडाइलेशन हो गया। इसके अलावा क्या हुआ था? कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज, यानी कि कैपिलरी की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा? जैसे ही ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हमको पता है कि कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज होने से ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। और जब हमने देखा था कि एंडोथेलियल सेल जो है पास आ जाती है तो यहाँ पे कुछ गैप बन जाते हैं, यानी कि परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है। परमिएबिलिटी इंक्रीज होने से प्लाज्मा जो है बाहर आने लग जाता है, यहाँ से भी बाहर आने लग जाता है। जैसे ये प्लाज्मा बाहर आता है, हमको पता है इसके बाहर एल्वियोलाई है, तो ये क्या करता है? एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में ये प्लाज्मा इकट्ठा होना चालू कर देता है। यहाँ पर ये प्लाज्मा इकट्ठा होने लग जाता है और थोड़ा बहुत प्लाज्मा जो है फ्लूइड, जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं, वो एल्वियोलाई के अंदर भी एंटर हो जाता है। इससे क्या होता है? जैसे ही ये एल्वियोलाई के अंदर एंटर होता है तो हमने देखा था लंग्स, ये एल्वियोलाई के अंदर दो तरह की सेल्स थी। एक तो थी टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और एक थी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स का काम होता है, ये जो छोटी वाली सेल्स हैं इनको टाइप 1 न्यूमोसाइट्स कह रहे हैं। इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज। और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का काम होता है, ये सर्फेक्टेंट को रिलीज करती हैं, सर्फेक्टेंट। और ये सर्फेक्टेंट क्या करता है? सर्फेक्टेंट का लेवल ये बढ़ाएंगी तो सर्फेक्टेंट क्या करेगा?
सरफेस टेंशन को कम करेगा। सरफेस टेंशन कम होने से एल्वियोलाई का जो कोलैप्सिंग प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, यानी जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स नहीं होती है, मतलब वो अपनी जो है शेप को मेंटेन रखती है। लेकिन अगर ये वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो ये वाली सेल भी काम नहीं करेगी, ये वाली सेल भी काम नहीं करेगी और ये वाली सेल भी काम नहीं करेगी। ये वाली सेल काम नहीं करेगी तो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये वाली सेल काम नहीं करेगी तो सर्फेक्टेंट जो है उसका लेवल कम हो जाएगा, जिससे सरफेस टेंशन का लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे ही सरफेस टेंशन का लेवल बढ़ेगा तो कोलैप्सिंग प्रेशर, एल्वियोलाई का कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इससे क्या होगा, एल्वियोलाई कोलैप्स, एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी। और गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पा रहा है, जो है ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, उससे क्या होगा, हाइपोक्सेमिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी, यानी कि पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की जो है वो उसको कमी लगेगी, घुटन महसूस होगी उसको। और एल्वियोलाई उसकी कोलैप्स हो ही गई है तो वो कुछ ऐसी कंडीशन हमको दिखाई देगी। ये तो ब्लड वेसल्स थी एल्वियोलाई के चारों बाहर की तरफ, और ये एल्वियोलाई थी। जैसे ही ये फ्लूइड एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में इकट्ठा होने लग गया तो ये एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई। पहले ये ऐसी थी और ये कोलैप्स होकर ऐसी हो गई है अब वायरस इन्फेक्शन से। ये ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि ये वाला फ्लूइड जो है इसके अंदर आ गया है, ये वाला फ्लूइड जो ब्लड का था वो यहाँ से यहाँ आ गया है, यहाँ पे इकट्ठा हो गया है और ये इसके अंदर भी चला गया है। तो ये वायरस इन्फेक्शन के कारण जो परमेबिलिटी इंक्रीज हुई थी कैपिलरी की, उसके कारण ये फ्लूइड जो है एल्वियोलाई के अंदर फिल हो गया है और उसके कारण से जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स हो गई है पेशेंट की। अब और क्या होता है, हमने देखा था कि जब टाइप 2 न्यूमोसाइट इन्फेक्ट हुई थी तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ने कुछ केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ किया था। वो केमिकल इंटरमीडिएट जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। और ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, हमको पता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस में जाकर के जो है हाइपोथैलेमस के थ्रू टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पेशेंट को फीवर भी आता है। इसके अलावा हमने देखा कि उसकी एल्वियोलाई कोलैप्स हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने देखा कि वो हाइपोक्सेमिक कंडीशन फील कर रहा है। इसके अलावा उसको कफ भी होता है, यानी कि उसको खांसी आती है बार बार। इसके अलावा उसकी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा उसकी रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाले सिम्टम जो हैं उस कोरोना पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, यानी कि और भी ज़्यादा जो है ड्रास्टिक कंडीशन उसकी हो चुकी है, तो और क्या देखने को मिल सकता है, हमको पता है कि ये जो वायरस है उसके कैपिलरी के अंदर एंटर कर चुका है, तो वो अब सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन का मतलब वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंच सकता है, वो हार्ट में पहुंच सकता है, वो किडनी में पहुंच सकता है, वो लीवर में पहुंच सकता है। तो इस सिस्टेमिक इन्फेक्शन के अंदर क्या हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर के अंदर जैसे किडनी डैमेज हो सकती है, या फिर लीवर डैमेज हो सकता है। अगर किडनी डैमेज होती है तो ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे तो क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा नाइट्रोजीनस
वेस्ट का अमाउंट भी उसके ब्लड के अंदर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि किडनी का काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना फिल्टर करके। लीवर डैमेज होगा तो लीवर के प्रोटीन्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे ALT का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, APT का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बिलाई प्रोटीन इंक्रीज हो जाएंगे, एक्यूट फास्ट प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है अगर हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल, नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल जगर जाते देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब उसकी किडनी डैमेज हो चुकी है। इसके अलावा उसके एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, ये इसका लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बिलाई का लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एक्यूट फास्ट प्रोटीन का लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब उसका लीवर डैमेज हो चुका है। तो ये सब इंडिकेशंस हैं कि उसकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। तो ये हमने देखा कि जो है वायरस जो है किसी ह्यूमन पर्सन को किस तरह से इन्फेक्ट कर सकता है, उसके लंग्स को की कंडीशन को कैसे ख़राब कर सकता है। तो अगर लंग्स की सेल्स डैमेज हो जाएंगी उसको बोलेंगे वायरल निमोनिया, मतलब वायरल निमोनिया के जो है सिम्टम शुरू में आएंगे। उसके बाद में उसमें जो है फीवर रहेगा, उसको हाइपोक्सिक कंडीशन फील होगी, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब और कंडीशन ख़राब होने लगेगी तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि किडनी डैमेज हो सकती है, उसका लीवर डैमेज हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसको हम और थोड़ा देखेंगे कि इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि ये वायरस जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी कि ये कहाँ से आया है। तो ये कोरोना वायरस जो है इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है SARS-CoV-2 या SARS-CoV-2। ये है कोरोना वायरस SARS-CoV-2 और ये वायरस जो है 80% जेनेटिक सिमिलैरिटी शो करता है नोवल कोरोना वायरस से। अब SARS-CoV-2 क्या 2019 में ही पहली बार आया? नहीं, ये जो है अब से पहले 2002, 2003 में भी आ चुका है। इसके अलावा 2012 में भी आ चुका है और अब 2019 में तो ये आया ही है। 2002, 2003 में इसका नाम था सार्स वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दूसरी बार जब ये 2012 में आया था तो इसका नाम था MERS यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जब ये 2019 के अंदर आया तो इसका नाम था नोवल कोरोना वायरस। से होने वाली डिजीज उसका नाम था COVID-19। तो इस तरह से ये 3 बार आ चुका है, तीसरी बार आया है और नोवल कोरोना वायरस के फॉर्म में ये इस बार आया है। अब इसका जो ओरिजिन है वो वैसे तो क्लियर है नहीं, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो बैट से माना जाता है। अब बैट जो है उसके अंदर जो कोरोना वायरस डिजीज़ होती है, कोरोना से जो डिजीज़ होती है, वो जो कोरोना वायरस है वो इस नोवल कोरोना वायरस से 96% सिमिलरिटी यानी कि SARS-CoV-2 इससे 96% जो है जेनेटिक सिमिलरिटी शो करता है। अब ऐसा माना जाता है कि बैट से जो है कोई इंटरमीडिएट होस्ट रहा होगा और उससे ये ह्यूमन के अंदर आया है, जो है बैट से जो है म्यूटेशन से, यानी कि कोई वायरस होगा जो बैट में इन्फेक्शन करता होगा। जब ये किसी इंटरमीडिएट होस्ट में गया तो इसके अंदर म्यूटेशन हो गया होगा, म्यूटेशन तो ये इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर चला गया, उसके अंदर कुछ चेंज हो गया होगा। इसी तरह से जब ये ह्यूमन के अंदर गया होगा तो फिर से इसके अंदर कोई म्यूटेशन से कोई चेंज हो गया होगा, इस तरह से। तो ये भी म्यूटेशन है। तो ये जो म्यूटेशन होते हैं जो इस तरह से जो है वायरस को चेंज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं
होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। यानी कि ये बैट के कोरोना वायरस का डीएन मान लो आरएनए है, ये किसी इंटरमीडिएट होस्ट के जो है का जो है डीएनए है, इनके अंदर मान लो ये जेनेटिक एक्सचेंज हो गया, यानी कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया, और उससे जो ये वो कोरोना वायरस बना है, ये मान लो ह्यूमन का कोरोना वायरस बन गया है। तो इस तरह से होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है वायरस की जो उसमें जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, और उस म्यूटेशन से वायरस की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, और उस जब वायरस की स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो फिर उसका इन्फेक्शन करने वाला होस्ट भी चेंज हो जाता है, यानी कि जो है अब वो ह्यूमन में इन्फेक्शन कर सकता है। तो इस तरह से इसका ओरिजिन जो है वो हम मान सकते हैं। अब जो है हम ये देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट कुछ सिम्टम्स बता रहा है, यानी कि मान लो वो बता रहा है कि मुझे फीवर है, मेरी रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर लो है, ये जो वायरस है वो टेस्ट बड को भी इफेक्ट करता है, तो टेस्ट करने की जो है वो कैपेसिटी वो भी कम हो जाती है, टेस्ट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, स्मेल की पावर कमज़ोर हो जाती है, स्मेल। तो इस तरह के सिम्टम अगर वो बता रहा है तो इसका मतलब सबसे पहले उसका फ्लू का टेस्ट करना पड़ेगा कि उसको नॉर्मल फ्लू तो नहीं है। अब उसका फ्लू टेस्ट करेंगे सबसे पहले, या इन्फ्लुएंजा वायरस का टेस्ट करेंगे। अगर उसका इन्फ्लुएंजा वायरस का टेस्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब अब उसमें जो है कोविड-19 के चांसेस हैं। अब इसके अलावा सबसे पहले जो कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जाएगा वो सबसे जो रिलायबल टेस्ट है वो तो है RT-PCR। RT-PCR का मतलब है रियल टाइम PCR या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड PCR भी इसको कह सकते हैं हम। अब RT-PCR करने से पहले, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और ये एक्सपेंसिव टेस्ट है, लगभग इसमें 22,000 रुपीज़ का ये टेस्ट है। इसके अलावा जो है जब तक ये टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, यानी इस टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी उससे पहले उसका ब्लड टेस्ट करना ठीक रहेगा कि उसके ब्लड के अंदर कहीं किडनी इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कहीं उसके अंदर लीवर इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर किडनी इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट का लेवल ज़्यादा दिखाई देगा ब्लड में। इसके अलावा क्रिएटिनिन का लेवल भी जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा, और लीवर इन्फेक्शन अगर उसको होगा तो एलेनिन ट्रांसएमिनेज या एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज का लेवल ज़्यादा दिखाई देगा, और बिलाई का लेवल भी ज़्यादा दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक्यूट फाज प्रोटीन, इसका लेवल भी ज़्यादा दिखाई दे सकता है उसके ब्लड में। तो ये वाले टेस्ट हम करके देखेंगे क्या उसके ब्लड के अंदर ये सब ज़्यादा आ रहे हैं क्या। और उसका चेस्ट का एक्सरे भी किया जा सकता है, पर ये ज़्यादा रिलायबल टेस्ट नहीं है, पर हम हाँ देख सकते हैं कि उसके जो है चेस्ट के अंदर जो है जब एक्सरे आता है तो उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन जैसा कुछ दिखाई देता है, कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे सकती है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा उसका CT स्कैन कर सकते हैं। CT स्कैन में जो है 70% जो है वो रिलाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से जो है इसका ये टेस्ट जो है कोरोना के लिए किए जा सकते हैं। अब ये तो हुआ टेस्ट। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ट्रीटमेंट के लिए
सबसे पहले हमको पता है कि वो हाइपोक्सिक कंडीशन में है, यानी उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो रखा है और उसको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पा रहा है और वो ब्रीदिंग भी प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले उसको क्या देना पड़ेगा, वेंटिलेशन देना पड़ेगा, यानी उसको वेंटिलेटर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और वेंटिलेशन के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन भी एक तो हम उसको बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन दे दें, यानी कि वेंटिलेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा हमको उसको फ्लूइड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, यानी कि उसको फीवर है बहुत ज़्यादा, फीवर के कारण वो डिहाइड्रेट हो रखा है। अब डिहाइड्रेशन को उसको ख़त्म करने के लिए एक फ्लूइड देना पड़ेगा जिसको आईवी फ्लूइड कहते हैं, आईवी फ्लूइड। जब ये आईवी फ्लूइड उसको हम देंगे तो या तो हम उसको एकदम से आईवी फ्लूइड दे दें खूब सारा उसका डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए, लेकिन इससे कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये आईवी फ्लूइड जो है हमको धीरे धीरे देना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, एक तो उसको वेंटिलेशन दे रहे हैं और उसको आईवी फ्लूइड दे रहे हैं। अब अगर हम उसको एकदम से ज़्यादा दे देंगे ये चीज़ें, तो हमको पता है कि उसकी एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स हो रखी हैं और कुछ एल्वियोलाई सही भी हैं उसकी। तो क्या होता है, जब हम ये इसको वेंटिलेशन और ये फ्लूइड दे रहे होते हैं तो ये यहाँ पर जाने की बजाय यहाँ पर चला जाता है, और इसका जब डायमीटर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये डैमेज हो जाएंगी। यानी कि जो एल्वियोलाई ख़राब थी उसके लिए हम ये वेंटिलेशन और फ्लूइड दे रहे थे, लेकिन उसने डैमेज कर दिया सही वाली एल्वियोलाई को, तो उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो हमको ये चीज़ें देनी है, लेकिन हमको कैसे देनी है, स्पेरिंगली, एकदम से नहीं देनी है, उसको स्पेरिंगली देनी है। तो ये हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, आईवी फ्लूइड उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम उसको कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, ड्रग्स विच आर गिवन टू अ कोरोना पेशेंट। तो ड्रग्स का इफ़ेक्ट को समझने के लिए हमको एक बार ब्रीफ में इन्फेक्शन के प्रोसेस को समझ लेना चाहिए। तो हमको पता है कि ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, जैसे हमको पता है कि कोरोना वायरस जो है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को इन्फेक्ट करता था, तो ये कोरोना वायरस है, ये इसके स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ये रिकॉग्नाइज करते थे यहाँ पे एक रिसेप्टर को, इस रिसेप्टर का नाम था ACE2 रिसेप्टर, ये स्पाइक प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन्स और ये नोवल कोरोना वायरस। अब जैसे ही ये रिकॉग्नाइज होता था, इसका एंडोसाइटोसिस कर लिया जाता था, और एंडोसाइटोसिस के बाद में जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स हैं। ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिलीज कर दिया जाता था। अब ये अपने प्रोटीन्स बनाता था। इसके अलावा एक एंजाइम होता था आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता था, अपने बहुत सारे आरएनए बना लेता था वायरस के लिए, और ये प्रोटीन जो है इसको पॉलीप्रोटीन कहते थे हम। पॉलीप्रोटीन जो है खूब सारे प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ जो एंजाइम काम करता था वो प्रोटीएजेस होता था, प्रोटीएजेस एंजाइम। अब इसके बाद में जैसे ये एल्वियोलाई होती थी, एल्वियोलाई, अब एल्वियोलाई के अंदर हमको पता है ये टाइप 1 न्यूमोसाइट है, टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है, टाइप 1 टाइप 2, तो इस तरह से ये न्यूमोसाइट्स होती थी। अब जैसे ही ये सेल इन्फेक्ट हुई, यहाँ से असेंबली हुई, न्यू बेबी वायरसेस जो है वो रिलीज़ हुए दूसरी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ से कुछ केमिकल मीडिएटर्स भी इन्फेक्ट होते थे जो यहाँ पर आ जाते थे अंदर। इन केमिकल इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, ये इन्फ्लामेटरी केमिकल्स क्या करते थे, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देते थे। ये मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस जब एक्टिवेट हो जाती थी तो ये IL-1, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को रिलीज़ करती थी, और ये जाकर के कहाँ चले जाते थे, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये ब्लड स्ट्रीम है,
यहाँ पर ये एंटर कर जाते थे। अब हमको ये देखना है कि ड्रग्स जो होती हैं जो कोविड-19 के पेशेंट को दी जाती है वो ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली ड्रग है जिसको कहते हैं हम टाइलिनॉल। हमको पता है कि कोविड-19 का जो पेशेंट होता है उसको जो है फीवर रहता है, तो इस फीवर को कंट्रोल करने के लिए एक एंटीपायरेटिक ड्रग दी जाती है जिसका नाम है टाइलिनॉल। सेकंड ड्रग है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो ड्रग होती है वो क्या करती है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। थर्ड जो ड्रग है उसका नाम है क्लोरोक्विन। फोर्थ जो ड्रग है उसका नाम है रोटेनाविर। 5 जो ड्रग है टोसिलिजुमैब। 5th जो है वो 6th कॉर्टिकोस्टेरॉइड और 7th वैक्सीन। क्लोरोक्विन जो ड्रग है वो ACE2 को इनहिबिट करती है और इससे क्या होता है, एंट्री ऑफ वायरस इनहिबिट हो जाती है। एंट्री ऑफ वायरस को इनहिबिट कर देती है ये क्लोरोक्विन। रोटिनाविर जो होती है वो प्रोटीएजेस को इनहिबिट करती है जिससे ये पॉलीप्रोटीन जो है वो प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते और वायरस की असेंबली भी नहीं हो पाएगी। ये टोसिलिजुमैब जो होती है ये क्या करती है, इंटरल्यूकिन 6 को इनहिबिट कर देती है और इससे आगे के वेजोडाइलेशन वगैरह नहीं होंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं हमको पता है कि ये इनहिबिट इन्फ्लामेशन को इनहिबिट करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके अलावा वैक्सीन, हमको पता है कि वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो उनके जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, तो जल्दी ही कोई वैक्सीन जो है वो हमारे सामने आएगा। तो इस तरह से जो है ये ड्रग्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं, कोविड-19 के पेशेंट के लिए ये ड्रग दी जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स भी होती हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए। उसके अंदर जो है अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन है या नहीं इसको पता लगाया जा सकता है। जैसे एंटीबॉडी प्रोडक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैसे होता है कोविड-19 पेशेंट में। तो मान लो ये कोरोना वायरस था और हमें पता है कि मैक्रोफेजेस जो थी वो एनकाउंटर होती हैं इनके साथ एल्वियोलाई के अंदर। अब जैसे ही मैक्रोफेज यहाँ पर आती हैं, ये मैक्रोफेजेस हैं, जब जैसे ही इनका एनकाउंटर होता है तो हमको पता है कि मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। एंटीजन का प्रेजेंटिंग सेल्स का मतलब जो एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करेंगी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स 3 तरह की होती हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स। ये जो है एक्सोजीनस एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर सकती हैं, इनको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो एंडोजीनस एंटीजन को अपनी सरफेस पर प्रेजेंट करती हैं उनको हम कहते हैं ऑल न्यूक्लियट। जिनके अंदर भी न्यूक्लियस होगा वो सभी जो है MSC क्लास 1 के थ्रू एंडोजीनस एंटीजन को अपनी सरफेस पर प्रेजेंट करेंगे। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्सोजीनस एंटीजन को MSC क्लास 2 के द्वारा अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जब इनका एनकाउंटर होता है और
इस वायरस के प्रोटीन्स को जब ये मैक्रोफेजेस हैं, ये जब अपनी सरफेस के ऊपर, ये इसका MSC2 मॉलिक्यूल, MSC2 मॉलिक्यूल, और जब इसने अपनी सरफेस पर इस वायरस के प्रोटीन को प्रेजेंट किया तो ये एंटीजन की तरह बिहेव कर रहा है। प्रेजेंट ये कर किसको रही है? टी हेल्पर सेल को। जब भी एक्सोजीनस एंटीजन होगा MSC2 के द्वारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको प्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर ये क्या है? मैक्रोफेज, जो कैसा काम कर रही है यहाँ पे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर रही है। अब किसको प्रेजेंट कर रही है ये? टी हेल्पर सेल को। और टी हेल्पर सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको क्या कहते हैं? टी सेल रिसेप्टर। अब टी सेल रिसेप्टर के अलावा इस पर एक प्रोटीन और होता है जिसको कहते हैं CD4+ प्रोटीन। ये CD4+ प्रोटीन भी इनके साथ इंटरेक्शन कर रहा है। ऐसा होने पर ये जो है रिलीज करेगी साइटोकाइंस को। ये साइटोकाइंस क्या करेंगे? एक्टिवेट बी सेल्स। ये बी सेल्स हैं। जैसे ही बी सेल्स एक्टिवेट की जाएंगी तो ये डिवाइड हो जाएंगी। एक तो बनाएंगे ये प्लाज्मा बी सेल, ये प्लाज्मा बी सेल्स हैं, और मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स क्या करेंगी? एंटी बॉडी प्रोडक्शन। मतलब कि ये ऐसी एंटीबॉडी बनाएंगी जो रिकॉग्नाइज करेगा इस वायरस को, इस वायरस के प्रोटीन्स को ये एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेंगी, क्योंकि ये इन्हीं के प्रोटीन से बनी है। इन्हीं के प्रोटीन को जब प्रेजेंट किया गया था तब टी सेल्स ने साइटोकाइंस को रिलीज़ किया और बी सेल ने इन्हीं के हिसाब से एंटीबॉडी बनाई है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये एंटीबॉडी बनाएगी बी सेल्स, तो ये एंटीबॉडी जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। ये प्लाज्मा बी सेल्स एंटीबॉडी को रिलीज़ कर रही हैं, तो ये एंटीबॉडी जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। रिलीज एंटीबॉडी दो तरह की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है IgM और एक हो सकती है IgG। IgM एंटीबॉडी जो होती है वो फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी, और IgG जो होती है ये सिंथेसाइज एट लेटर स्टेजेस। ये दिखाती है पास्ट एक्टिव इन्फेक्शन को, और ये दिखाती है पास्ट इन्फेक्शन को। ये जो एंटीबॉडी हैं जो पेशेंट के अंदर बनती है, अब IgG एंटीबॉडी बनने का मतलब है वो पेशेंट जो है वो इम्यूनाइज्ड हो चुका है, यानी उसके अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो चुका है। अब इन बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे पेशेंट के ट्रीटमेंट में, और इसी को दूसरे पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज़ करने की टेक्निक को हम कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। इस प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं कि प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी डिजीज्ड पर्सन के अंदर, और उस डिजीज्ड पर्सन के अंदर जो है उसकी डिजीज़ को क्योर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब ये प्लाज्मा थेरेपी की जाती है और बनी बनाई एंटीबॉडीज़ जब उसको दी जाती हैं, तो बनी बनाई एंटीबॉडी देने से उसकी खुद की बॉडी की एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। यानी कि उसकी बॉडी को बनी बनाई पहले से एंटीबॉडी मिल रही है, तो उसका इम्यून सिस्टम रेज क्यों होगा? तो ये वाली जो उसकी कैपेसिटी है वो
कम हो सकती है पेशेंट की। तो ये फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए ठीक नहीं होता है, तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी का जो ये यूज़ है वो थोड़ा सा कम हो गया। शुरुआत में इसके बारे में सोचा गया था, और इन एंटीबॉडी जो बन रही हैं इसके बेसिस पे हम कुछ तरह के टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए कोविड-19 पेशेंट की। तो वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो होती है रैपिड डायग्नोसिस टेक्निक। रैपिड डायग्नोसिस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है कि ऐसी इसके अंदर एक स्लाइड जैसा होता है, इसका किट होता है, इसकी स्लाइड जैसा होता है। उसके अंदर यहाँ पर तो सैंपल लोड किया जाएगा, यहाँ पर बफर रहेगा। अब मान लो यहाँ पर सैंपल लोड किया और यहाँ पर सिर्फ बैंड आया, यहाँ पर ये तो है कंट्रोल, ये है IgM और ये है IgG। यहाँ पर भी IgM IgG, IgM IgG, ये कंट्रोल और ये भी कंट्रोल। मान लो यहाँ पर सैंपल ऐड किया गया और बैंड आया सिर्फ यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये पेशेंट जो है वो नेगेटिव है, के अंदर कोविड नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं था। अब मान लो बैंड आया, एक तो आया यहाँ पर और एक आया यहाँ पर। कंट्रोल में तो हमेशा ही बैंड आएगा। ऐसा होने पर जो पेशेंट है वो पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर IgM प्रेजेंट है केवल, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पेशेंट जो है वो एक्टिव इन्फेक्शन है उसके अंदर। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन अभी अभी शुरू हुआ है। और अगर बैंड इस तरह से आता है कि IgG वाले में है और कंट्रोल में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन ये पास्ट इन्फेक्शन को दिखा रहा है। पास्ट इन्फेक्शन उसके अंदर कहीं पर रहा होगा। तो इसे तो हम कहते हैं रैपिड डायग्नोसिस टेक्निक, यानी कि ये जल्दी से पता लग जाएगा कि ये पेशेंट है जो कौन सी स्टेज का है और उसके अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके बाद सेकंड जो हमारी टेक्निक आती है उसका नाम है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। एलाइजा जैसा कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा एलाइजा के बारे में। तो एलाइजा में हम क्या करते हैं, एक एंटीजन कोटेड वेल लेते हैं। इस एंटीजन कोटेड वेल के अंदर एक तो कोविड-19 पेशेंट की एंटीजन होते हैं, और एक इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं। ये तो इनएक्टिव प्रोटीन हो गए और ये एंटीजन हो गए जो हमने कोविड-19 पेशेंट से लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सैंपल ऐड करते हैं। ऐड सैंपल ऐड करने के बाद दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन जिसके अंदर उस पेशेंट को मान लो कोविड-19 का इन्फेक्शन है, और दूसरा पेशेंट जिसको कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं है। ये एंटीजन हो गए, ये भी एंटीजन है। अब अगर पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसके ब्लड सैंपल के अंदर एंटीबॉडी भी होंगी। वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, इस एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगे। ये एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ अटैच हो गए हैं, और
इनको हम कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी। और जब हम इसमें ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी, ऐड एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी, जब हम इसमें एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे तो ये एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होगी ये प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगी और ये एंजाइम लिंक्ड है, हमें पता है। अब अगर हम इसके अंदर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, अगर हम इसमें ऐड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, अगर हम इसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और अगर कलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, कलर आता है, तो इसका मतलब है पेशेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। और अगर उस पेशेंट में कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है तो उसके अंदर एंटीबॉडी भी नहीं होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी। और अगर प्राइमरी एंटीबॉडी नहीं होगी तो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी जो है वो बाइंड नहीं होगी प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रिसेप्टर के ऊपर, और एंजाइम भी नहीं होगा। तो अगर हम इसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड भी करेंगे तो कलर नहीं आएगा। तो इसका मतलब नो कलर मीन्स नेगेटिव रिजल्ट, मीन्स नो इन्फेक्शन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि वायरस की स्प्रेडिंग कैसे होती है। तो स्प्रेडिंग ऑफ वायरस, अब स्प्रेडिंग के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो होता है R0 और एक होता है SI। R0 का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव रेट और SI का मतलब होता है सीरीज इंटरवल। अब ये जो रिप्रोडक्टिव रेट है, ये रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितने पर्सन्स को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव रेट। और नोवल कोरोना वायरस के लिए रिप्रोडक्टिव रेट जो होती है वो होती है 2 to 4, यानी कि ये 2 to 4 पर्सन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। इसी तरह से एक होता है सीरीज इंटरवल। सीरीज इंटरवल जो होता है वो होता है कि कितने दिनों के बाद वो फर्स्ट पर्सन को इन्फेक्ट कर देगा, यानी कि किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ वहाँ से 0 से लेकर के 14, 0 मतलब सिम्टम स्टार्ट और 14 का मतलब सिम्टम स्टॉप। सिम्टम स्टॉप का मतलब या तो उसकी कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी, वो डेथ हो जाएगा, और या फिर वो ठीक होने लगेगा। तो सिम्टम स्टार्ट एंड सिम्टम स्टॉप के बीच में जो 14 डेज का पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इन इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो है वो कितने टाइम के बाद में एक दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देगा, उसको कहते हैं हम सीरीज इंटरवल। और ये 14 डे के पीरियड में सीरीज इंटरवल जो है वो या तो 2 बार या 4 बार आ सकता है, तो इसलिए इसकी रिप्रोडक्टिव रेट जो है R0 2 to 4 है। ये सीरीज इंटरवल जो है इसके लिए हो सकता है 4 डेज का, ठीक है। अब जैसे हम बात करें इसका R0 की, तो R0 का मतलब ये हुआ, मान लो एक पर्सन इन्फेक्टेड है और ये मान लो हम 3 मान लेते हैं रिप्रोडक्टिव रेट, तो ये एक पर्सन इन्फेक्टेड है। अब इसने 3 पर्सन्स को इन्फेक्ट किया, 3 पर्सन को इन्फेक्ट किया,
अब वापस से एक पर्सन जो है वो 3 पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये 9 पर्सन को इन्फेक्ट कर दिया इसने। अब ये हर एक पर्सन 3 पर्सन को इन्फेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 27 एंड सो ऑन। यानी कि ये आप देख रहे हो कि क्यूब के फॉर्म में बढ़ रहा है। अगर ये 2 मानेंगे तो स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा। और ये जो पीरियड है जिसके दौरान ये एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सीरीज इंटरवल। यही है ये सीरीज इंटरवल, यानी 4 डेज 4 डेज 4 डेज। यानी कि हमने देखा कि 4 × 3 12 डेज के अंदर कितने पर्सन इन्फेक्ट हो गए? 27 + 9 + 3 + 1 14% 12 डेज के अंदर इन्फेक्ट हो गए। तो इसका मतलब अब इसकी जो है स्प्रेडिंग पावर बहुत ज़्यादा है। स्प्रेडिंग पावर 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो इसकी रिप्रोडक्शन की रेट कितनी है, रिप्रोडक्टिव रेट, यानी कि एक पर्सन कितने पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है, और दूसरी बात कि सीरीज इंटरवल, यानी कि कितने टाइम के बाद में एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है। इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है कि इस डिजीज़ की जो है इंटेंसिटी किस तरह से होती है और ये कितनी जल्दी स्प्रेड हो सकता है। एक बड़े से बड़े क्राउड को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है बहुत कम टाइम के अंदर। तो ये डिजीज़ उतनी खतरनाक नहीं है, इतनी डेंजरस नहीं है जितना कि इसकी स्प्रेडिंग डेंजरस है। हमको पता है कि जितने भी लोग इन्फेक्ट होते हैं उनमें से जो है डेथ का परसेंटेज अगर निकाला जाए तो उसको फैटेलिटी रेट बोलते हैं। वो फैटेलिटी रेट कोरोना वायरस के लिए बहुत कम है, यानी कि 3.7 या 4.7 इतना ही निकल के आता है। जैसे आप जो डेटा देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, उसमें जो भी आप यहाँ पर रखेंगे कि भाई यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ केसेस रखें और यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेथ रखें, इनटू 100 करें, तो वो निकल कर आएगा लगभग 5.7 टू 3.7 टू 2.7 या इस तरीके से समथिंग निकल कर आएगा। इतना कम इसका जो है फैटेलिटी रेट होते हैं, यानी कि इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है। और दूसरी बात, मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिपेंड करती है कि पहले से अगर पर्सन, मान लो कोई पर्सन जो है उसको हार्ट डिजीज़ है, और अगर उसको पल्मोनरी डिजीज़ है या लंग डिजीज़, या उसको डायबिटीज़ है, मेलिटस 1 और 2, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, इसके अलावा उसको मान लो कैंसर है, तो इन कंडीशन में जो है रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। यानी कोरोना से जो है मोर्टेलिटी की जो है रेट वो बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा इसको जो है मोर्टेलिटी रेट जो होगी इसकी पल्मोनरी डिजीज़ वाले का थोड़ा सा और कम होगा, इसका और कम होगा, इसका और भी ज़्यादा कम होगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं अगर किसी को ये डिजीज़ है तो इतने % इनके जो है रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है कोरोना वायरस से डेथ होने का। तो हमने ये देखा भी होगा कि जिन लोगों की भी डेथ होती है कोरोना वायरस से, वो या तो उनको पहले से कोई डिजीज़ होती है, तो इसलिए जो है वो इस चीज़ का भी उस पर इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, एज फैक्टर। एज फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मान लो हम एक ग्राफ बनाएं, उस ग्राफ पे हम यहाँ लिखें मोर्टेलिटी रेट, या फैटेलिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट, और यहाँ पर हम लिखें एज। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरीके से हम इसको लिखें। और यहाँ पर हम मोर्टेलिटी रेट को अगर देखें तो वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। यानी कि ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से है ये। तो यहाँ तक मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होती है, लेकिन 60 से अबव जाते ही मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा एज वालों को और जिसको पहले से डिजीज़ है उसको ये डिजीज़ जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा होती है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके लिए जो है डिजीज़ के लिए हम प्रिकॉशंस क्या रख सकते हैं। वैसे तो आपको पता है, लेकिन हम क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं? तो प्रिकॉशंस में
एक तो यूज़ सोप्स और हैंड सैनिटाइजर्स फॉर वॉशिंग योर हैंड्स, एंड डू नॉट टच योर टी जोन। टी जोन का मतलब क्या होता है? दिस इज योर टी जोन, ओके। दिस इज योर टी जोन, डोंट टच योर टी जोन। इसके अलावा हम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो चीज़ होती है प्रिकॉशंस में, वो होती है सेल्फ क्वारंटाइन। और आइसोलेशन। अगर आप सेल्फ क्वारंटाइन रहेंगे और आइसोलेशन में रहेंगे तो अगर आप डिजीज्ड हैं तो आप दूसरों को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे वो डिजीज़। और अगर आप पहले से डिजीज्ड है, जैसे आपको कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, पल्मोनरी डिजीज़ है, तब भी आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तब भी आपको सेल्फ क्वारंटाइन रहने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो सेल्फ क्वारंटाइन जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ होती है। होम आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप घरों में ही रहें, क्राउड से बचें। ज़्यादा क्राउड में जाएंगे तो डिजीज़ ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा हम जो है मास्क यूज़ कर सकते हैं। मास्क भी दो तरह के होते हैं, एक तो N95 होता है और एक सर्जिकल मास्क होता है। N95 मास्क जो होता है वो क्या करता है कि एंट्री को रोकेगा। अगर आप इस मास्क को यूज़ करोगे तो वो वायरल एंट्री को प्रिवेंट करेगा। 95% ये जो है एक्सटर्नल थिंग्स को जो है क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब N95 जो है वो एंट्री को प्रिवेंट एंट्री। और सर्जिकल मास्क जो होता है वो पेशेंट को पहनाया जाता है, जिससे अगर उसको इन्फेक्शन है, अगर वो सस्पेक्टेड है, तो वो दूसरों को स्प्रेड नहीं कर पाए अपनी डिजीज़, यानी कि प्रिवेंट, यानी कि बाहर जाने से स्टॉप करेगा वायरस को या अदर थिंग्स को। तो ये सर्जिकल मास्क जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यूज़ PPE किट। PPE किट के अंदर क्या होता है? आई प्रोटेक्टर, प्रॉपर गाउन, ग्लव्स, इनका यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने जो है आज कोविड-19 डिजीज़ और नोवल कोरोना वायरस के बारे में देखा। हमने वायरस की स्ट्रक्चर भी देखी, हमने वायरस इन्फेक्शन कैसे करता है वो भी देखा, और हमने जो है वायरस का कैसे प्रिकॉशंस कैसे रख सकते हैं वो भी देखे। इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक तो ख़त्म होता है, और भी हम नए नए अच्छे टॉपिक्स जो है आपके सामने लाता रहूँगा मैं। तो इसी के साथ थैंक यू।